चलो, अब एक बार कंफर्म करना सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। हाँ जी। चलो, अब एक बार कंफर्म करना सारी चीज़ें प्रॉपर। कुछ बोलिए सर जी, अभी देखो बोला है, सुनाई दिया क्या? ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। सर ने अपने रिकॉर्ड तोड़ दिया आज। अच्छा, किस चीज़ के? बुक्स का एडिशन कब आएगा बता दो बेटा। हर्षित जोशी और जो सभी लोग जितने जोश में हैं, ठीक है, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। और बहुत थोड़ा तो नहीं, लेकिन थोड़ा है समय चाहिए। और कुछ काफ़ी बढ़िया चीज़ निकल के सामने आने वाली, ठीक है। आज अरसों बाद थोड़ा समय पे आए सर, फिर भी 5 मिनट। ये कैसा टाइम पे हो भाई? चलो भाई, हाँ 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 हाँ। तो शुरू करते हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स करने वाले हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स कल देखे थे, इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। कैसा अर्थशास्त्र? सूक्ष्म, ठीक है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ये कैसे डील करता है? ये माइक्रो छोटी छोटी चीज़ों से डील करता है, जैसे कि लोगों के इंडिविजुअल डिमांड, सप्लाई, उनकी चॉइसेस एंड उनके प्रेफरेंसेस, उनके टेस्ट, ये सारी चीज़ें। और हाँ, तुम लोग इकोनॉमिक्स को जो डर लगता है ना, तो डर ना लगे, ठीक है। हम लोग इंटरेस्टिंग वे में इसको पढ़ेंगे। आज हम लोग को इंट्रोड्यूस होंगे, आज हम राहुल गांधी से मिलेंगे, आज हम माधुरी से मिलेंगे। ठीक है। और आज हम बहुत नई नई चीज़ों से मिलेंगे, आपको वाकिफ़ करवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले तो ये बताइए कि इसका फादर किसको बोलते हैं? हु इज सेड एज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो कल हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर होता है। मैक्रो में हम बड़े लेवल पे चीज़ों को डील करते हैं। और भाई सर्दी एकदम से तुम लोगों को नहीं लग रहा काफ़ी से एकदम से डाउन मार गई है? अभी आज से हफ्ते भर पहले मैं मतलब ट्रैक सूट वगैरह पहन के बैठता था, और आज मैं हाफ टी शर्ट में बैठा हूँ, ठीक है। इसीलिए आज थोड़ा ज़्यादा खुश नज़र भी आ रहा हूँ तुम्हें, है ना? क्योंकि आज थोड़ा खुला खुला लग रहा है। चलो तो एडम स्मिथ। तो ये हमने पढ़ा था कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को बोलते हैं, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस बुक लिखी थी। और ये किस कंट्री से हैं? स्कॉटलैंड से। और इनके बड़े भाई या फिर जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं इनको, और ये फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन? एडम स्मिथ। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जॉन मेनार्ड कीनीज, जिन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया था एंड यानी किताब लिखी थी, एंड वो यूके से हैं, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप ये समझ लो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक ही लेक्चर करने वाले हैं, जो आज का लेक्चर है। और जितने आगे लेक्चर होंगे, कितने लेक्चर होंगे रफली आप मान के चलो, 5 3 8 8 लेक्चर, वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील करेंगे। तो जिसका जितना वेटेज है उसी हिसाब से यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इकोनॉमी की प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि भाई इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है। व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी? तो सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की है लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की कमी है। कौन से रिसोर्सेज की? जैसे मैंने तुम्हें कल एग्जांपल दिया था बेटा, तुम्हें मन तो बहुत कुछ करता होगा खरीदने का, ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, सब कुछ खरीद लें, मन करता होगा ना। लेकिन है तो तुम्हारे पास सिर्फ 6,000 रुपये। अब उसमें तुम लिमिटेड चीज़ें खरीद सकते हो, है ना? तो वो क्या क्या खरीद सकते हो वो तो तुम अपने हिसाब से देख लो, लेकिन सारी चीज़ें तो नहीं खरीद सकते, ये बात तो तय है। इसी तरह अगर हम सेंट्रल लेवल पे देखें, गवर्नमेंटल लेवल पे देखें, बड़े लेवल पे देखें, तो उनकी भी प्रॉब्लम है। अभी जैसे इंडिया है, तो भाई अब मोदी जी चाहें कि हम मतलब ये कर दें वो कर दें, सब कुछ नहीं कर सकते ना। उनके पास लिमिटेड लैंड है ना। हमारे पास लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सारी चीज़ें लिमिटेड है। तो होता क्या है, जब रिसोर्सेज लिमिट होते हैं ना, तो चॉइस निकल के आती है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो चॉइस निकल के आती है सामने। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। और फालतू में हवा बना के मत बैठना कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स। अभी ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि अगर तुम्हारे पास 6,000 रुपये हैं, तो तुम्हारे पे तुमको चॉइस करनी पड़ेगी कि ये खरीदोगे कि ये खरीदोगे। सिंपल। तो एलोकेशन ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी गिव्स राइज टू अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। ये जन्म देता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे 6,000 में हो सकता है मैं 1,000 रुपये मैंने एक कोर्स ले लिया, ठीक है। और मैंने हो सकता है 1,000 रुपये अपना या फिर मान लेते हैं 500 में अपना और उसका रिचार्ज करवा दिया, तो रिचार्ज में हो गया। और बाकी के जो रुपए हैं उसमें मैंने क्या किया, उसको मैंने जो है लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया,
ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया, या फिर उसमें मैंने कुछ इन्वेस्ट कर दिया, कुछ बुक्स ले ली। तो ये डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन सामने निकल के आ जाते हैं, है ना। अगर ये 6,000 की जगह मैं 6 लाख कर दूं तो भी इन कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे। मैं एक आईफोन ले लेता हूँ, मैं एक बाइक ले लेता हूँ और 1 लाख का उसको दिला देता हूँ आईफोन, ठीक है। तो इस तरह के जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन निकल के आ जाते हैं सामने। कॉम्बिनेशन हमेशा रहेंगे बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन हमारी चाहत वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। खैर, given the total amount of resources, it is possible to allocate the resources in many ways and thereby achieving different mixes of all possible goods and services। तो इसके से क्या निकल के आता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकल के आते हैं, और यहीं से जन्म होता है किसका, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ इकोनॉमी का। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड अ गिवन स्टॉक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इज कॉल्ड एज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ द इकोनॉमी। राइट, अब हम करते क्या हैं, इसके लिए एक कर्व बना लेते हैं। कर्व कैसे बनाते हैं, तो कि हम यहाँ पे एक अजम्पशन करते हैं। भाई ये साइंस नहीं है, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स है, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेकर चलने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 6,000 रुपये हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास 6,000 रुपये। अब 6,000 में आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं कि आप या तो ये ले लो या तो ये ले लो। अब कुछ भी आप वो मान लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलता हूँ आपसे, क्या ऑप्शन ले लें बताओ। तुम लोग 6,000 अगर तुमको दिए जाए तुम क्या खरीदोगे बताओ जल्दी से, ठीक है। और फालतू के कमेंट मत करना, ठीक है। कोई चीज़ रशिया से नहीं मंगानी है आपको, इंडिया की इंडिजिनस चीज़ लेनी है, ठीक है, किसी और देश से इंपोर्ट नहीं करनी है, जो भी इंडिजिनस है वही लेनी है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ। आवाज़ कहाँ गई, आवाज़ क्या वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? हाँ जी, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, एक बार कंफर्म करो, जल्दी से बताओ भाई, क्या लोगे जल्दी से? 6,000 शूज़ लोगे, ओके, आयुष बोल रहे हैं शूज़ लेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ मैं तुम्हें बोलता हूँ, शूज़ ले लिए तुमने, मान लेते हैं 3,000 के, और क्या कुछ लोगे? तो भाई नाइकी के शूज़ नहीं आएंगे 6,000 में, और जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। किंडर जो है सब मत बताओ, कुछ और ढंग का बताओ। जीन्स ले लोगे, ठीक है, जीन्स ले लोगे, है ना। तो मान लेते हैं कि आपने शूज़ ले लिया, और भाई एक पेयर शूज़ नहीं लोगे, ठीक है, अपने घर भर के ले लोगे तुम, ठीक है, घर भर के लिए, उसके लिए, सबके लिए ले लोगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आप भाई आप यहाँ पर सबका मिला के 6,000 में सब के आ जाएंगे, और आप 6 शूज़ लोगे, ठीक है। जीन्स की अगर बात करेंगे तो जीन्स भी आप मान लेते हैं कि 6 ही लोगे, ठीक है, 6 लोगों के लिए। तो आप इसमें क्या करेंगे, जब हम इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे शूज़ का यहाँ पे प्लॉट कर लिया, जीन्स का यहाँ पे प्लॉट कर लिया, तो होगा क्या कि अगर मैं 6 शूज़ खरीद पा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बस अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ या फिर मैं 5, या तो देखो एक तो बात यह है कि अगर मैं 6 शूज़ खरीद रहा हूँ तो फिर मेरे पास जीन्स के लिए पैसे नहीं बचेंगे, या तो मैं 6 शूज़ खरीद के पूरे 6,000 इन्वेस्ट कर सकता हूँ, एक जो शूज़ का पेयर है वो 1,000 का है, तो 6,000 यहाँ हो गए, या तो मैं सिर्फ जीन्स ही खरीद लूँ। अगर मैं सिर्फ शूज़ खरीदूंगा तो जीन्स नहीं खरीद पाऊंगा, और सिर्फ जीन्स खरीदूंगा तो शूज़ नहीं खरीद पाऊंगा, सिंपल सी बात है, ठीक। और अगर मैं मान लो कि अब 5 शूज़ करता हूं तो 1 जीन्स खरीद पाऊंगा, इस तरह से चलेगा आपका थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो कर्व बनता है कुछ इस तरह का आपका बनेगा ये, ठीक है। ये इस तरह का जो कर्व होता है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोपिंग कर्व। कैसा कर्व है ये? नेगेटिव स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। जहां पर भी आपको इनवर्स रिलेशन देखने को मिलती है, इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जब एक चीज़ को बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ घटे, और जब दूसरी चीज़ मतलब एक चीज़ को घटाएं तो दूसरी चीज़ बढ़े। समझ रहे हैं आप? यानी कि जब मैं शूज़ ज़्यादा लूंगा तो जीन्स कम लूंगा, और अगर जीन्स ज़्यादा लूंगा तो शूज़ कम ले पाऊंगा। ये इनवर्स रिलेशनशिप। जब इनवर्स रिलेशनशिप होती है तो नेगेटिव स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग ऐसा भी बन सकता है, और ऐसा जो जैसा ये हमारा बना हुआ है, जो मैंने लेफ्ट में बना रखा है, ऐसा ही बन सकता है। इस वाले को जो यहाँ पर बना हुआ है लेफ्ट साइड में, जो हमारा ये बन के निकला है, जिसको कि हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट कर्व, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इन शॉर्ट बोल देते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व, ठीक है, ये कर्व का नाम है। और ये अगर हम देखें तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स एट ओरिजिन, कॉन्वेक्स एट ओरिजिन, और इसको हम बोलते हैं कॉनकेव एट ओरिजिन, ठीक है, कॉनकेव एट ओरिजिन। तो बात समझ में आई
कि किस तरह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है ये आपका नेगेटिव स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा और कॉनकेव होगा एट ओरिजिन। ठीक है, कि अब जब एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ आपको कम करनी पड़ेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब है क्या कि फॉर एग्जाम्पल जब मैं ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया है, ये जो मैंने कर्व ड्रॉ किया इसके किसी भी पॉइंट में आप आ जाइए, इसका मतलब ये होता है कि अब आप इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। यू आर यूटिलाइजिंग द फुल रिसोर्सेज। जब आप यहां पे हैं तो यानी कि आप 6000 पूरे यूटिलाइज करके जूता ले रहे हैं, यहां पर हैं तो पूरा 6000 लेके जीन्स ही ले रहे हैं। यहां पे होंगे तो हो सकता है कि आप हो सकता है 3 जीन्स ले रहे हैं और 3 शूज ले रहा हूं, हो गया ना यूटिलाइजेशन फुल 6000 रुपए का। यहां पे होंगे तो हो सकता है कि 4 शूज ले रहे हैं और 2 जीन्स ले रहे हो, तो 6000 का हो गया ना फुल यूटिलाइजेशन। तो जब आप इस कर्व के अंदर, कर्व में हैं, कर्व के अंदर नहीं, कर्व में है, ऑन द कर्व, हियर यू शुड यूज योर नॉलेज गिवन बाय पीएसपी सर प्रेपोजिशन में। क्या यहाँ पर हम ऑन दी कर्व हैं, ठीक है। तो जब हम ऑन दी कर्व कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसका मतलब होता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बात समझ में आई। और अगर मैं इसके अंदर हूं, जैसे यहां पे हूं, तो इसका मतलब है मैं पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा हूं 6000 रुपए का। हो सकता है कि मैं यहाँ पे 3000 का शूज ले रहा हूँ और 1000 की जीन्स ले रहा हूँ, यानी कि 4000 तो खर्च कर रहा हूँ अभी मैं, 6000 नहीं, मेरे पास तो 6000 है। तो यानी कि जब आप इसके अंदर होते हैं तो इसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। यानी कि मैं समराइज करके आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है, सो दैट हॉश पॉश ना हो, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, या फिर यहीं पे लिख देते हैं, क्यों फालतू में अलग स्लाइड क्रिएट करेंगे। लेकिन अब लिख नहीं पाएंगे, रुक जाओ क्योंकि चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आप ऑन दी कर्व हैं, ऑन दी कर्व, तो इसका मतलब ये होता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, राइट। जब आप डाउन दी कर्व होंगे या फिर अंडर दी कर्व होंगे, ठीक है, डाउन या फिर अंडर दी कर्व, तो दैट मीन्स अंडर यूटिलाइजेशन। और जगह मैं ऊपर निकल जाऊंगा तो, ठीक है, अगर मैं कर्व के ऊपर निकल जाऊंगा तो क्या होगा, जल्दी से गेस करिए। अगर मैं कर्व के ऊपर निकलूंगा तो कौन सा सिनेरियो क्रिएट होगा यहां पे। हाँ, बहुत सिर्फ दिमाग गुर्दे तक पहुंच गई है सर। अच्छा, गुर्दे तक पहुंच गई है क्या। चलो यहाँ पे बताओ, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ अबव तक, तो उसका मतलब क्या होगा। और भाई ओवर यूटिलाइजेशन, बेटा ओवर यूटिलाइजेशन क्या होता है, ओवर यूटिलाइजेशन क्या होता है, एज एक्सपेक्टेड। ओवर यूटिलाइजेशन सबका गलत है भाई। ओवर यूटिलाइजेशन क्या है, तुम्हारे पास 6000 रुपए हैं, ओवर यूटिलाइजेशन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वगैरह कोई सिस्टम नहीं कि क्रेडिट कार्ड से 1000 रुपये लेके एक और शूज़ का पैर ले लिए या एक और जीन्स ले लिए। इसका मतलब होता है नॉट अचीवेबल, ठीक है, वो अचीव हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो नॉट अचीवेबल है, ठीक है। तो ये कर्व देखो, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये कर्व शिफ्ट क्यों हो रहा है, कर्व भी क्या शिफ्ट हो सकता है क्या। हाँ, अगर मैं तुम्हें 6000 की जगह 8000 रुपये दे दूँ तो तुम्हारा रिसोर्सेज बढ़ गया ना। अब रिसोर्सेज की औकात तुम्हारी इतनी हो गई, मैं तुम्हें 2000 और दे दूं तो तुम्हारे रिसोर्सेज और बढ़ गए, मैं और दे दूं तो तुम्हारे रिसोर्सेज और बढ़ गए। तो ये कर्व तभी शिफ्ट हो सकता है जब तुम्हारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे तब, ठीक है। तो वो चीज़ है। यहाँ पे देखो, ये दारू और कॉटन बना रहे हैं, तो दारू अगर इतनी बना रहे हो तो कॉटन कम बनाओगे, दारू को अगर कॉटन बढ़ाना है तो दारू कम करना पड़ेगा। यानी कि एक चीज़ को अगर बढ़ाना है तो दूसरी चीज़ को कम करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Thus, there is always a cost of having a little more of one good in terms of the amount of the other good that has to be foregone. This is known as opportunity cost. यानी कि जब आपको एक चीज़ ज़्यादा मात्रा में लेनी है तो दूसरी वाली को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो जो आपने कम किया, जो आपने उसको फॉरगो किया, तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपकी मम्मी है जैसे, ठीक है, तो आपकी मम्मी थी, ठीक है, आपकी मम्मी है, तो उन्होंने क्या किया था, ठीक है, तो उन्होंने मतलब जैसे ज़्यादातर केसेस में होता है, अब ये जनरलाइज मत कर लेना कि नहीं सर हमारी मम्मी के साथ तो ऐसा नहीं हुआ था,
मतलब जैसे मैं अपनी मम्मी का क्योंकि मैंने देखा तो इसलिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी के पास ऑप्शन था कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई कर रखी थी, ठीक है, जैसे मेरी मम्मी ने बीएड वगैरह कर रखा था, ठीक है, टीचिंग की जॉब लग सकती थी, बट उन्होंने वो फॉरगो कर दी और उन्होंने कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया, हाउसवाइफ का। क्यों? क्योंकि भाई उनको लगा कि अगर मैं जैसे कि अगर मैं टीचिंग में चले जाऊँगी तो बच्चों पर ध्यान नहीं उतना हो पाएगा, घर पे ध्यान नहीं हो पाएगा, है ना, जो हमारी दादी थी उन पे ध्यान नहीं दे पाएंगी मम्मी, तो इस वजह से उन्होंने उस चीज़ को फॉरगो कर दिया। तो वो जो फॉरगो किया उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाई। समझ गए आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? समझ रहे हैं आप? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे चलो तुम्हारा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ये तुम हो, ये तुम हो, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है ये, ठीक है, और एक पास तुम्हारे ऑप्शन है ये, ठीक है, कि तुम किताब खोल लो, और दूसरा ऑप्शन तो तुम समझ ही गए होगे। तो तुमने जो है, उम्मीद तो यही करता हूँ, ये ऑप्शन छोड़ के ये ऑप्शन चुना, ठीक है, तो इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि भाई वो जो है अकेलापन, लोनलीनेस, वो जो तुम बेयर नहीं कर पा रहे हो, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि नहीं? और मान लेते हैं कि जिसने ये चीज़ एक्सेप्ट ना करके ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली, तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लेकिन वो बाद में पे करनी पड़ेगी, अभी नहीं। अभी तो सब कुछ ठीक लगेगा, बाद में जब कायदे का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा होगा इसका। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर जगह है, जब आप एक चीज़ को छोड़ते हो और दूसरे को लेते हो। क्यों एक को छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो आपके पास चॉइस के अलावा और कोई चॉइस नहीं है कि आपको एक चीज़ को पिक करना पड़ेगा, दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे रिसोर्सेज के क्या लिमिटेशंस हैं? क्या रिसोर्स लिमिटेशन है कि आपके पापा कोई बड़े जमींदार नहीं है, ठीक है, तो आपको भाई पढ़ाई करनी पड़ेगी, दोनों चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। या फिर आपके पास टाइम लिमिटेड है, आप बोल सकते हो टाइम एक रिसोर्स है, वो लिमिटेड है, आप दोनों चीज़ें साथ पे नहीं कर सकते हो, राइट? तो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होती है, होती नहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो क्या है? वो फ्रीली अवेलेबल हैं, जिनका सप्लाई डिमांड से बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो जूते भर दिए जाएँ, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है, क्योंकि आपको किसी चीज़ को छोड़ना ही नहीं पड़ेगा जूता लेने के लिए। आपको ऐसा नहीं कि जीन्स यार मुझे कम करने पड़ेंगे तभी मैं जूते ले पाऊंगा, क्योंकि जूते तो भरे पड़े। उसी तरह हवा, पानी, सूरज, ठीक है, सनलाइट, इनकी क्या लिमिटेशन है क्या कि अगर आपने हवा ले ली, ठीक है, तो अगर आपने हवा ले ली तो किसी चीज़ को और कम लेना पड़ेगा? नहीं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है। क्लियर है? ठीक है, इसी को ही डिमांड कर्व बोलते हैं। क्या डिमांड अभी आएंगे, डिमांड कर्व पे भी आएंगे और सप्लाई कर्व पे भी आएंगे, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। ये केवल दो चीज़ों के लिए वैलिड है क्या साजिद जी? हम अजम्पशन ये अज्यूम करके चले थे कि हम दो यहाँ पर गुड लेने वाले हैं। आप चॉइसेस तो अभी मैंने आपको बताया ना कि आपके पास n नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, A B C D E, मतलब कितने भी। जब 6,000 में तो आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो कि आपने जीन्स खरीद ली, आपने जूते खरीद लिए, आपने किताब खरीद ली, आपने कोर्स खरीद लिया। हम अज्यूम करके चलते हैं तो ये कर्व बनता है। समझ रहे हैं आप? साक्षी मानी सर, वो स्ट्रेट लाइन वो भी तो नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है ये, ठीक है, क्योंकि जब आप वाइन वाला कम करोगे, ठीक है, जब आप वाइन वाला थोड़ा सा कम करोगे तब ज़्यादा उसमें कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि भाई जैसे वाइन है तो इसके प्रोडक्शन में हमें ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, कॉटन में कम रिसोर्सेज लगते हैं, यानी कि हम थोड़ा सा वाइन का रिसोर्स कम करके कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए जो कर्व है ये आपका थोड़ा कॉनकेव शेप बनता है एट ओरिजिन, ठीक है। अब आ जाते हैं ये यूटिलिटी क्या होती है। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है और इनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होता है। तो मैं लिख देता हूँ, लिखा है कि नहीं लिखा है? नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, या फिर वही चीज़ है आपका कि जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, ये समझ गए होंगे। ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो फ्रंटियर होता है ये आपका कैसा होता है? ये आपका कॉनकेव शेप होता है, डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोपिंग होता है, एंड ऑन दी कर्व है, दैट मीन्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंदर है अंडर यूटिलाइजेशन है, ऊपर है नॉट अचीवेबल, राइट। अब आ जाते हैं यूटिलिटी क्या होती है। तो यूटिलिटी कुछ नहीं, मज़ा होता है। तो आज से कहीं तुम्हें मज़ा दिख जाए तो मज़ा नहीं, उसको यूटिलिटी समझना है, यूटिलिटी बोलना है। ये रात में जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी आया और ये जो मैं यूटिलिटी है वो मैं सबको देना चाहता हूँ। तो मज़ा का मतलब है यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब है मज़ा। सिंपल सी बात समझ में आई, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हें अभी जो है बहुत चुल मच रही होगी कि यार इंस्टाग्राम थोड़ा सा खोल लें, एक रील देख लें तो आनंद आ जाए, है ना। कोई मचती होगी ना ऐसी चुल कि यार बड़ी बेचैनी सी हो रही है, तो जैसे ही तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, आह
क्या यूटिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती है? तो वो जो यूटिलिटी है वही आपका जो मज़ा है वही यूटिलिटी कहलाता है। अब यूटिलिटी दो तरह का होता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी वो होता है जो आप नंबर्स में एक्सप्रेस करते हो, उसके हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, नंबर्स में एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। कि जैसे मैंने कोई चीज़ कंज्यूम करी, ठीक है, तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिली उसको मैं अगर मैं नंबर में एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो उसको कार्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं। इसको उतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं माना जाता है कार्डिनल यूटिलिटी को, क्योंकि भाई नंबर्स में आप कैसे एक्सप्रेस करोगे मजे को? अब मैं हूँ, आप हो, दो तीन लोग और हैं, ठीक है, सब लोग ने मान लेते हैं कि इंस्टाग्राम खोला और पहली रील देखी, सेम रील देखी, सबको सेम मज़ा नहीं आ सकता है कि नहीं? अब मान लो कोई एक रिसर्चर है, कोई बंदा, ठीक है, अब उसको आप कोई एरी गैरी, ठीक है, ये नोरा फतेही वाली रील दिखा दोगे, उसको थोड़ी ना मजा आएगा, उसकी साइंस और फिक्शन की रील में मजा आएगा उसको। तो यूटिलिटी सब्जेक्टिव है काफ़ी, जिसको नंबर्स में एक्सप्रेस कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो इसीलिए ऑर्डिनल जो यूटिलिटी है वो नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं करती है वो, ठीक है। वो कैसे एक्सप्रेस करती है? वो बस एज अ जनरल, एज अ जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको ग्राफ में प्लॉट करके उसको एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, इन डिफरेंस कर्व में। इन डिफरेंस कर्व का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल अगेन कि मान लेते हैं इन डिफरेंस कर्व भी एक्चुअल में वैसा ही होता है जैसे हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाया था, लेकिन ये होता है, ये आपका अगर आप देखें तो ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोपिंग है, बट ये कॉन्वेक्स एट ओरिजिन होता है इन डिफरेंस कर्व। इन डिफरेंस का मतलब होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हम एक अजम्पशन लेते हैं कि आप दो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, क्लोथिंग और फूड है, दोनों से आपको यूटिलिटी मिल रही है, मज़े मिल रहे हैं या फिर आपको संतुष्टि मिल रही है, ठीक है। तो क्लोथिंग और फूड ले लिया मैंने, ठीक है। तो आपके पास अगेन क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो इस वजह से आप यूटिलिटी, ठीक है, आप क्लोथिंग से ले रहे थे, कुछ आप फूड से ले रहे थे, फिर आपने क्या किया कि थोड़ा सा अपना क्लोथिंग को कम किया, फूड से ज़्यादा हो गया, यानी यूटिलिटी अभी भी उतनी है, यूटिलिटी अभी भी उतनी, यूटिलिटी अभी भी उतनी, यूटिलिटी अभी भी उतनी है, क्योंकि आपने क्या किया, क्लोथिंग को कम किया तो फूड को ज़्यादा कर दिया। आप अपनी चॉइस के हिसाब से क्लोथिंग और फूड को, ये बस दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिए गए दो चीज़ों के, ठीक है, जो कि हैं यहाँ पर क्लोथिंग और फूड। ऐसे कोई भी आप दो एग्जाम्पल ले सकते हैं और उसमें आप देखेंगे कि आपकी यूटिलिटी आप सेम करने के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस को, जिसको हम बंडल बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, वो आप ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल तो कुछ और आता है लेकिन वो देते नहीं हैं अभी, क्या एग्जाम्पल मान लेते हैं कि भाई आपके पास है संतरा, ठीक है, संतरा है, और आपके पास एक और फल ले लेते हैं, क्या ले लें, अनार, ठीक है, अनार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पॉमीग्रेनेट, मैं पॉमी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो आप जैसे मान लेते हैं कि आपको दो संतरा और एक अनार से, मान लेते हैं कि भाई आपको चार संतरे और एक अनार से मज़ा मिल रहा है, फिर आपने क्या किया कि भाई आपको अब संतरा उतना अच्छा नहीं लग रहा तो आपने तीन कर दिया, इसको दो कर दिया, तो आप समझ रहे हैं डिफरेंट ये जो कॉम्बिनेशंस निकल के आते हैं इनको बंडल बोलते हैं, और ये इंडिफरेंस कर्व के थ्रू दिखाया जाता है किस चीज़ को, ऑर्डिनल यूटिलिटी को। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? तो मार्जिनल यूटिलिटी को हिंदी में बोलते हैं सीमांत उपयोगिता, यूटिलिटी को हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता। तो मार्जिनल यूटिलिटी होगी सीमांत उपयोगिता। डेफिनेशन लिखी हुई है, दैट इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट दैट अ कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम बाइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी और सर्विस। सिंपल मैं आपको समझाता हूँ, जब आप एक एक्स्ट्रा किसी चीज़ का कंज्यूम करते हो तो उससे जो आपको यूटिलिटी मिलती है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर गोलगप्पे का एग्जाम्पल लेना चाहो तो गोलगप्पे का ले सकते हो कि भाई जब आपको गोलगप्पे खाने का मन हो, पहला गोलगप्पा रखते हो कि परम आनंद आता होगा, दूसरा खाते होगे आनंद आ जाएगा लेकिन परम आनंद नहीं, थोड़ा कम आनंद, फिर और खाओगे और खाओगे और खाओगे तो आनंद तो आएगा लेकिन वो कम 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 होता जाएगा, ठीक है, और आखिरी में पापड़ी खा के संतुष्टि करनी पड़ेगी तुम्हें। तो ये जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना हर नेक्स्ट गोलगप्पे से, इसी को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, जो कि घटता जाता है ना। जैसे और ये अगेन डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड किस चीज़ पे करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोल दूं कि एसी चला लो रूम की, तो तुम्हें यूटिलिटी मिलेगी। देखो एक तो होता है टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि भाई तुम्हें किसी चीज़ के कंजम्पशन से कितनी यूटिलिटी, मैंने 10 गोलगप्पे खाए और उससे मुझे कितना मज़ा मिला, वो टोटल यूटिलिटी। हर नेक्स्ट गोलगप्पे से, हर एक एक्स्ट्रा गोलगप्पे से कितना मज़ा मिल रहा है मुझे, पहला वाले से कितना मज़ा मिला, दूसरे से कितना मिला, तीसरे से कितना मिला, चौथे वाले से कितना मिला, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और वो घटती जा रही है, डिमिनिश करती जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी हर एक एक्स्ट्रा यूनिट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो आपकी यूटिलिटी घट रही है उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग यूटिलिटी। आपने बहुत प्यास लगी है, पहला पानी का ग्लास पिया, पहला पानी का ग्लास पिया, तो वो आपको बहुत यूटिलिटी देगा। दूसरा पियोगे उतना नहीं देगा तो लेकिन उतना नहीं, फिर और कम और कम और कम, इस तरह से टोटल यूटिलिटी होता है। जो भी तुमने मान लेते हैं 5 गिलास पानी पिया तो उससे टोटल कितनी यूटिलिटी मिली उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी।
इज़ दैट क्लियर कि यूटिलिटी है क्या और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है कि भाई उपयोगिता क्या चीज़ होती है? हाँ जी, हाँ मज़ा आ रहा है। अच्छा, सर आई कैन स्मेल योर एग्जाम्पल्स बिफोर यू स्पीक। तुम पुराने छात्र हो ना इसलिए। भाई बुक में उसी चैप्टर में हो गए मार्जिनल यूटिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर वाला शायद ना हो तो उसको आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके ओके। पैसे अर्न करने पे मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी तो खैर अगेन सब्जेक्टिव है। जैसे वही मैं बोलूँ कि आप एसी चालू कर लो अभी, ठीक है, यूटिलिटी मिलेगी क्या? हम्म, आने तो 3 महीने बाद गजब की यूटिलिटी मिलेगी। है तो सेम चीज़ ही, तो यूटिलिटी क्यों चेंज हुई? क्योंकि वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है। अभी मैं तुमको बोलूँ आइसक्रीम खाओ, यूटिलिटी मिलेगी? हो सकता है थोड़ी सी, लेकिन अभी 4 महीने बाद बोलूँगा बहुत गजब की यूटिलिटी मिलेगी। तो उस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब आते हैं डिमांड पे। डिमांड का सप्लाई कर वो ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो डिमांड क्या होती है? डिमांड कुछ नहीं, तुम्हारी औकात और तुम्हारी इच्छा, यानी कि डिमांड इज इक्वल टू औकात प्लस इच्छा, ये होती डिमांड। ठीक है, कि तुम्हारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा तो हर चीज़ की है, लेकिन हमारी औकात क्या है वो भी तो मैटर करता है। उसी चीज़ पे तो डिमांड डिटरमाइन होती है, उसी चीज़ पे तो डिमांड डिपेंड करती है। जैसे अभी मैंने बताया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे इंडिविजुअल लेवल पे भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, और अगर हम अपने सेंट्रल लेवल पे देखें, कंट्री लेवल पे, एक पूरे इकोनॉमिक्स एज अ होल, तो उसके लिए भी लिमिटेड ही है रिसोर्सेज। तो इसलिए ईगरनेस और अफोर्डेबिलिटी दोनों चीज़ डिटरमाइन करती है आपके डिमांड को। इसीलिए जब आपका प्राइस बढ़ता है किसी भी चीज़ का तो डिमांड घटती है। ये एक जनरल चीज़ है, जनरल थ्योरी है, जिसको यहाँ पे दर्शाया गया है। समझ वहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि भाई ये जो कर्व है किस तरह से बना। तो यहाँ पे हम प्राइस को रखते हैं वाई कर्व पे, ठीक है, और यहाँ पे हम रख लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड रख लिया मैंने। अब कुछ भी चीज़ की आप क्वांटिटी ले लो, जैसे कि आप टमाटर का ले लो, ठीक है, जो है, तो टमाटर का मैंने ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस है टमाटर का 10 रुपया किलो, 20 रुपया किलो, 30 रुपया किलो, 40, 50। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर मैंने क्वांटिटी डिमांडेड ले लिया, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो और 5 किलो। अब मुझे बताओ, अगर 10 किलो हो गया, बहुत प्राइस कम है, तो मैं दबा के खाऊंगा, ठीक है, टमाटर को, तो दबा के खाने से मतलब है ज़्यादा खरीदूंगा, है ना। तो मैंने 5 किलो खरीद लिया, प्राइस थोड़ा बढ़ा, 20 हो गया, 20 रुपये किलो, मैं कम कर दूंगा, मैंने कम कर दिया, मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 30 प्राइस हो गया और थोड़ा और कम करना पड़ेगा, 40 हो गया, थोड़ा और कम करना पड़ेगा, 2 किलो आना पड़ेगा, मैंने 50 कर दिया, भाई 1 किलो पे आना पड़ेगा। ये कैसा बना कर्व? ये कर्व कैसा बना? अब ये मत बोलना कि सर ये पॉइंट कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, स्केल नहीं मेरे पास ना, तो स्कूल में मेरे से ग्राफ में कभी कनेक्ट हुए और ना यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। गजब की मार देते थे टीचर्स, नेगेटिव स्लोपिंग होता है। ठीक है भाई, मुझे तो ऐसा लगता था जैसे ग्राफ नहीं, एक पता नहीं कौन से चैप्टर स्टैटिस्टिक्स वगैरह हुए करते थे, तो इसमें तो ज़बरदस्ती किधर बनाता था, ऐसे मैं दोस्त का देखता था अच्छा किधर पॉइंट बनाए, किधर पॉइंट बनाए, किधर, बस उसका चेप के बस ऐसे ऐसे कर दिया ठीक है, तो नेगेटिव स्लोपिंग कर्व होता है ये, नेगेटिव स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब सेम कि जैसे आपकी प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि एक चीज़ के बढ़ने पे दूसरी चीज़ घटती है, तो उसको इन्वर्स रिलेशनशिप बोलते हैं, जो कि यहाँ पर है, तो इसलिए नेगेटिव स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। लेकिन होता क्या है कि बीच में ही मुझे प्यास लगाती है, ठीक है, तो मैं जो है यूटिलिटी बढ़ाने के लिए, मतलब यूटिलिटी लेने के लिए मैं पानी ले लेता हूँ। तो होता ये है कि एक्चुअल में दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज ट्रू ओनली व्हेन अंडर गिवन सर्टन कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या हैं?
आपकी इनकम सर कांस्टेंट है। अब मान लो मेरी इनकम बढ़ गया, मेरा इनकम बढ़ गया 10 गुना से, प्राइस बढ़ा 2 गुना से, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जो क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूँ, मैं प्राइस बढ़ेगा, मैं अपना क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ा दूंगा। क्यों ऐसा हुआ? ये तो जो डिमांड कर रहे उसका तो मतलब ये तो एक्सेप्शन टाइप दिख रहा है, ठीक है, उसको तो फॉलो ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई ना। तो आपको यहाँ पे जब ये तभी कर्व देखने को मिलेगा, आपको अपनी इनकम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। आपके जो अदर गुड के प्राइसेस हैं, अदर गुड्स के प्राइसेस हैं, उनको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब अदर गुड के प्राइसेस मतलब दूसरे सामानों से इसका क्या लेना देना है, लेना देना अभी बताऊंगा, ठीक है। और तीसरा, अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज नहीं करनी पड़ेंगी। अब जैसे आज आइसक्रीम है मान लेते हैं, तो आइसक्रीम आज मिल रही है मान लेते हैं कि 20 रुपये का आधा किलो आइसक्रीम, मतलब 20 रुपये में कहाँ मिलती है, ठीक है। अभी मैं ख़रीद के लाया भी था एक दिन, अभी जब बीच में गया था ना, तो आई डिस्कवर्ड अ वेरी गुड दुकान इन कानपुर। जो लोग हैं कानपुर से एक बार जाइएगा, 12 देवी चौराहे में जब गोविंद नगर की तरफ जाओ तो एक राइट साइड में पड़ती है, काफ़ी सही है। नाम तो मुझे यार याद नहीं है, लेकिन मैं जब जेई की कोचिंग जाता था तो रोज़ देखता था उसको। फिर मुझे एक दिन अभी देखा, मैंने कहा आज तो ख़रीद के रहूँगा। अब तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आइसक्रीम तो ख़रीद सकता हूँ ठीक, कसाटा वाली ख़रीद के लाना, काफ़ी बढ़िया देता है भाई वो अपना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि भाई 100 रुपये में आधा किलो, ठीक है। मान लेते हैं कि यही 4 महीने बाद वो सेम आइसक्रीम को 200 रुपये में दे रहा है। प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम होनी चाहिए थी, लेकिन डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लोगों की प्रेफरेंसेस बढ़ गई ना, क्योंकि गर्मी आ गई है। तो इन चीज़ों को हमें अपने को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इनकम, ठीक है, अदर गुड का जो प्राइस है वो, और जो हमारी प्रेफरेंसेस हैं, इनको अपन ने कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और अगर कांस्टेंट नहीं रखा तो क्या होगा? तो शिफ्ट हो जाएगा कर्व, शिफ्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट हो जाएगा? और शिफ्ट और मूवमेंट में अंतर क्या होता है? तो मूवमेंट कुछ नहीं, ये जो अभी मैंने करके दिखाया था आपको कि भाई जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो ये इधर से इधर आ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है और कम हो रहा है और कम हो रहा है और कम हो रहा है। जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही है। ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ये इसको बोलते हैं मूवमेंट, इसको बोलते हैं मूवमेंट इन द डिमांड कर्व। मूवमेंट कब होती है डिमांड कर्व में? जब प्राइस को चेंज करते हैं। और शिफ्ट कब होता है कर्व में? जब प्राइस के अलावा किसी चीज को चेंज करते हैं। प्राइस के अलावा यानी कि अदर देन प्राइस, अगर हम कोई चीज पे चेंज ला रहे हैं, अदर देन प्राइस में क्या चीज आ सकती हैं? अदर देन प्राइस में बहुत चीजें आ सकती हैं, जैसे कि जो मैंने आपको चीजें लिखी, इनकम, जिन चीजों को मैंने कांस्टेंट करके रखा था, मेरी प्रेफरेंसेस, अदर गुड के प्राइसेस। अब ये अदर गुड्स के जो प्राइसेस हैं ये किस तरह से अफेक्ट करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। अदर गुड का मतलब क्या होता है, ठीक। बेटा किसके मुंह में पानी है ना, सही बताना इसको नहीं, बाकी को दो देख के। झूठ मत बोलना। चलो भाई, तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया ही है, ठीक है। यूटिलिटी क्या चीज? सर आप ही तो 18 वाले बाबा नहीं अच्छा चलो। सर आप प्रिंस लिख दिए कहाँ पे? अच्छा प्राइस है भाई, प्राइस 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 प्राइस, ठीक है। चलो, तो ये है, मान लो ये हमारा गुड है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये गुड है, ये चीज, ठीक। अब हल्दीराम ने क्या किया, ये जो अपना चखना मिक्स है इसका प्राइस बहुत कम कर दिया, ठीक है। तो जो लोग ये गुड को कंज्यूम कर रहे थे, ये गुड, वो अब जो है और ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि यार लग रहा है कि भाई ये तो जो चखना है वो तो सस्ता मिल रहा है। या फिर मान लेते हैं कि इसकी प्राइस जो है, इसकी प्राइस बढ़ गई, ये जो बियर है इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो पता चला कि इसकी सेल में बढ़ोतरी हो गई। वैसे तो इसका फैन बेस एक अलग है, फैन बेस जो है ये ऊपर अपना देसी माधुरी वाधुरी का ये अलग फैन बेस है, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं उन लोगों को, वो किसी और पे जाते नहीं हैं ज़्यादा जल्दी। लेकिन हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इसका सेल बढ़ गया। आप देखिए
मैंने इसके प्राइस में अभी कोई चेंज नहीं किया है, सेम है, सेम प्राइस है। मैंने क्या किया है, मैंने इसका बियर का प्राइस बढ़ा दिया तो इसका सेल इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉम्पिटिटिव गुड्स हैं, सॉरी, या कॉम्पिटिटिव बोल रहे हैं, फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सब्स्टिट्यूट, इसका सब्स्टिट्यूट लोगों ने ढूंढा, वाह, आई लाइक इट। और ये दोनों कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अगर इसका भी अगर मान लेते हैं, अगर मान लो इसका प्राइस कम कर दिया मैंने तो इसका सेल बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात, समझ में आई लॉजिक कि मैंने इसका प्राइस चेंज किया, इसके प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो इस पे क्यों इफेक्ट पड़ा? क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो साथ में कंज्यूम किए जाते हैं, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे जूता और मोजा, चाय और चीनी। और चाय और कॉफ़ी कैसे हो जाएंगे? वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। चाय का प्राइस बढ़ाओगे, चाय का प्राइस बढ़ाओगे, कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट हैं, लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया क्या, अदर गुड वाला फैक्टर मैंने बता दिया। इनकम तो सिंपल समझ में आता है कि इनकम मेरी बढ़ेगी तो मैं डिमांड ज़्यादा करूँगा। और प्रेफरेंस कैसे है? प्रेफरेंस जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे रोनाल्डो भैया हैं, कोक की बोतल साइड उठा के रख दी, अब कोक की सेल डाउन हो गई। क्यों? प्राइस कोक ने चेंज किया, लोगों की इनकम चेंज हुई, अदर गुड का, प्रेफरेंस का, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि भाई लगता है कोक पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो गई, लोग अब नींबू पानी में शिफ्ट हो गए। आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल, ठीक है, कि भाई अभी 4 महीने बाद आइसक्रीम की प्राइस बढ़ाने पे भी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि प्रेफरेंस चेंज हो गई अभी। तो इस वजह से शिफ्ट होता है कर्व में। और शिफ्ट 2 जगह हो सकता है, एक तो राइट वर्ड और एक लेफ्ट वर्ड। राइट वर्ड कब होता है? राइट वर्ड तब होता है जब क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, जब डिमांड बढ़ जाती है। और लेफ्ट वर्ड कब शिफ्ट होता है? जब, ठीक है, लेफ्ट वर्ड कब होता है? व्हेन डिमांड डिक्रीजेस, ठीक। तो अगर मैं तुमसे बोलूं, ठीक है, अगर मैं तुमसे, देखो आइसक्रीम भी आ गई, आइसक्रीम का नाम लिया और आ गई टीली ली ली करते हुए, सुनाई दे रहा है? एकदम गर्मियों की याद दिला रहा है भाई अपना, ऐसा लग रहा है अभी जाके गले लगा लूं। बचपन की याद दिला देता, वो ऑरेंज वाली और एक दूध वाली आती थी, हमेशा चॉइस रहती थी, मम्मी की तरफ से 1 रुपया मिलता था, एक मेरे को और एक भाई को, ठीक है। तो वो लेता था वो दूध वाली, कौन सी आती थी, वो सफ़ेद वाली, और मैं लेता था वो ऑरेंज वाली। दोनों के पास चॉइस है ना, समझ रहे हो, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं बचपन से ही। तो जो है टी और कॉफ़ी की अगर बात करेंगे, तो टी, अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं कि कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हो गया, अब मुझे बताओ टी का जो कर्व है, डिमांड कर्व, वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया राइट वर्ड? जल्दी से बता दो। अगर कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी का अगर बढ़ गया प्राइस, तो टी का जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट वर्ड या फिर राइट वर्ड, कहाँ पर होगा? जल्दी 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 जल्दी। कोकोनट वाली नहीं, हमारे पास 2 ऑप्शन होते थे, और एक और भी ऑप्शन होते थे, जैसे कि चॉकलेट वाली आती थी, नहीं वो एक 10 रुपये 5 की आती थी या 10 की आती थी, लेकिन वो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम वो वाला चूज़ कर सकें, है ना। तो वो वाले का कोई ऑप्शन नहीं था, वो तभी मिलता था जैसे वंस, जैसे कि मान लो घर में कोई आ गया, मेहमान आ गया, तो उससे जो है गिरा के रुपये मांग ली कि 10 रुपये दे दो, तो वो बेचारा मना तो करेगा नहीं जो मेहमान आता था, तो उसके थ्रू हम ले लेते थे। वैसे मम्मी तो नहीं देती थी, मम्मी तो भाई 2 रुपये देती थी, एक मेरे को और एक भाई को मिलता था, ठीक है, उसी में ले लो। और उसी में ही जो है, जैसे कि थोड़ी मैंने खाई, थोड़ी मैंने मम्मी को खिला दी, और वो थोड़ी भाई खाता, तो थोड़ी भाई ने मम्मी को खिला दी, तो तीनों लोगों का 2 रुपये में बन जाता था। और फिर हम लोग जो है, गेट होता था हमारे यहाँ पे, वहाँ पे चटाई बिछाते थे गेट के पास में, और कैरम लेते थे, कैरम में लूडो, और दोपहर भर खेलते थे तीनों लोग। टी और कॉफ़ी, यस। तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी का अगर प्राइस इंक्रीज करोगे तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा, दैट मीन्स राइट वर्ड शिफ्ट होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया सभी को, है ना। एक्सेप्शंस भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं। अपवाद क्या होते हैं? तो अपवाद ये होते हैं कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं कि भाई जिनका तुम प्राइस बढ़ाओगे ना तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, और उनका अगर प्राइस घटाओगे तो डिमांड घटेगी। जैसे कि मैं तुमसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चलो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले हटा देता हूँ, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो साथ में कंज्यूम किए जाते हैं, ठीक है, कंज्यूम्ड टुगेदर, कंज्यूम टुगेदर। और ये होता है ये वाला और ये वाला, ये होते हैं आपके सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट होते हैं ये। तो जी अब मान लो, ठीक है, अभी तुम ये कंज्यूम करते हो, ठीक, फिर हुआ क्या कि तुम्हारी जो है इनकम बढ़ गई, तुम्हारी इनकम बढ़ गई, तो कायदे से तो राइट वर्ड शिफ्ट होना चाहिए करो। यही तो हमने सीखा है कि तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो तुम ज़्यादा डिमांड करोगे किसी चीज़ को, लेकिन तुम क्या हुए, तुम कम करने लगे इसको। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रेफरेंस चेंज हो गई, तुम इसमें शिफ्ट हो गए। यानी कि तुम्हारी इनकम जैसे ही बढ़ी तो तुमने कंजम्पशन ऑफ अ गुड कम कर दिया। क्यों? क्योंकि ये इन्फीरियर गुड था, ठीक है। अगर ये सुन लिया ना इसके फैन बेस वालों ने तो काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे, उनके लिए जान है उनकी। इन्फीरियर गुड, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लेते हैं कि अभी गोल्ड स्टार का जूता पहनते हैं दौड़ते वक्त, या फिर मान लेते हैं गोल्ड स्टार का कोई पहनता होगा, कोई मान लेते हैं कैंपस का पहनता होगा, है ना। मान लेते हैं आप कैंपस का जूता पहनते हो, अब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, फिर तुम यूट्यूब चैनल भी खोलोगे, हैं, दिखाओगे कि कैसे कहाँ हम जाते हैं, और फिर पास कोड भी लगवाओगे बच्चों से, हैं, कि सेल चल रही है, अभी एक्सक्लूसिव ऑफर आया, सेल चल रही है, पास कोड लगा लो, तुरंत इतना डिस्काउंट मिलेगा, स्पेशल ऑफर चल रहा है। स्पेशल ऑफर साल भर चलता ही है, कभी बंद नहीं होता है। तो फिर तो क्या है, तुम्हें एक तो सैलरी आ रही है, ऊपर से यहाँ पैसा आ रहा है तो स्पॉन्सरशिप का मजे ही मजे तुम्हारे। तुम क्या करोगे, अब कैंपस का थोड़ी ना पहनोगे, अब एसिक्स का पहनोगे, नाइकी का पहनोगे, ज़्यादा तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिल गई, जॉर्डन वाला पहनोगे तुम। तो क्या हो रहा है, कैंपस का तुम डिमांड कम कर रहे हो जबकि तुम्हारी इनकम इंक्रीज हो रही। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से वो इन्फीरियर गुड है वो। अब इन्फीरियर गुड भी डिफर कर सकता है, जैसे मान लो कोई गोल्ड स्टार पहनता है, उसकी इनकम बढ़ गई तो वो कैंपस पे शिफ्ट हो जाएगा। अब तुम कैंपस पहनते हो, अब कैंपस से तुम एसिक्स पे शिफ्ट हो जाओगे। तो हर किसी के लिए वो अलग अलग हो सकता है। इसको बोलते हैं गिफन गुड्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गिफन गुड्स बोलते हैं, जो नॉन लग्जीरियस, जो इन्फीरियर हमारे आइटम्स होते हैं। अभिबास का पहनते हैं, अच्छा अभिबास का पहनते हो क्या? चलो भाई, जॉर्डन, चलो भाई, चलो। तो गिफन गुड ये समझ गए, इन्फीरियर गुड होते हैं। अब इनके साथ होता क्या ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम्हारे घर के पास एक नई जिम खुली, ठीक है, और जब तुम्हें पता चला कि उसमें मतलब पहले तो 1000 रुपये लगते हैं, ठीक है, तो तुमने क्या किया कि भाई तुम जा रहे हो, तुम्हें लगा 1000 रुपये लगते हैं, अच्छी खासी जिम है, ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे से वो डिक्रीज़ करके वो 300 रुपये कर दिया उसने, ठीक है। अब तुम्हें क्या है, वहाँ पे तुम जा नहीं रहे हो। क्यों? तुम्हें बड़ा अजीब सा फील आ रहा है, मतलब तुम्हें वो फील ही नहीं आ रहा है कि यार 300 रुपये वाली जिम में जा रहे हैं, छी 300 रुपये वाली में क्या मज़े आएंगे। तो यानी कि प्राइस डिक्रीज़ होने के, प्राइस यहाँ पर जब डिक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो जाती है, और जब प्राइस इंक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसे दो तरह के गुड होते हैं, एक तो गिफन और एक वेबलेन। वेबलेन वो होते हैं जो लग्जरियस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन। अब आईफोन है तो आईफोन का जितना प्राइस बढ़ता है उतना ही क्रेज़ बढ़ता है। कायदे से तो जो डिमांड हमने बेसिक उसके प्रिंसिपल थ्योरी देखी थी, तो उसके हिसाब से तो अगर चीज़ प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, यही तो पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, अपवाद, एक्सेप्शंस, कि भाई वेबलेन गुड्स वो लग्जरियस गुड्स होते हैं, ठीक है। मतलब दो तरह के एक्सेप्शंस हैं, एक तो जो नॉन लग्जरियस है, इन्फीरियर गुड्स हैं, वो हमने देख लिया। वेबलेन वो होते हैं जो लग्जरियस होते हैं, तो इनका जब प्राइस बढ़ता है तो अगेन इनका क्या होता है, ये इलास्टिक छोड़ दो, अभी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, अभी इसके बाद यही टॉपिक है, लेकिन अभी पढ़ा नहीं है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। तो क्या है, ये लग्जरियस गुड हैं, ये क्या है आपके, ये अगेन मतलब प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड भी आपकी बढ़ रही है, ठीक है, क्लियर है। अब सप्लाई कर्व पे आ जाते हैं। तो सप्लाई कर्व क्या होता है, तो डिमांड कर्व क्या था, डिमांड कर्व था कि जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। ऐसे ही सप्लाई कर्व बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा ना तो सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई कौन बढ़ा, सप्लाई करता कौन है, डिमांड कौन करता है, डिमांड करता है कंज्यूमर। हम लोग जैसे मान ले कि हम टमाटर कंज्यूम करने जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, सब्जी मंडी में लेने। सप्लाई कर्व क्या है, सप्लाई किया जा रहा है। सप्लाई कौन करता है, जो प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये प्रोड्यूसर के साइड से हम देख रहे हैं इसको, उसको कंज्यूमर के साइड से देख रहे हैं। तो प्रोड्यूसर के लिए क्या मैटर करता है, प्रॉफिटेबिलिटी। हमारे लिए क्या मैटर करता है, अफोर्डेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर वो देख रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है। मान लो कि अभी 1 रुपये किलो, मान लो कि कोई चीज़ है,
तो 5 क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसको 5 ही रुपए मिलेंगे। अब उसको पता चला यार दाम चल रहा है 4 रुपए इस चीज़ का, तो उसको पता है अगर मैं 4 रुपए में 5 ही प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे 20 मिल जाएगा, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना चाहेगा। तो जैसे प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो नेगेटिव स्लोपिंग कर्व बनता है, जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो एक पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व बनता है। इज दैट क्लियर? सप्लाई कर्व, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कंज्यूमर क्या देख रहा है? अफोर्डेबिलिटी, कि जैसे जितना ज़्यादा कम प्राइस होगा उतना ज़्यादा डिमांड करेगा, उतना ज़्यादा डिमांड करेगा वो। चीज़ें तो लिमिटेड हैं, तो कितना ही तुम डिमांड कर लोगे? जितना ज़्यादा अगर डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ें कम होने लगेंगी, प्राइस बढ़ने लगेगा। प्राइस बढ़ेगा तो ये ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, यानी कि मार्केट में ज़्यादा होगा, और कोई अगर ज़्यादा होगी तो उसकी डिमांड फिर घटने लगेगी। तो चीज़ें इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करती हैं। थिंग एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इफ एनी ऑफ द फैक्टर शिफ्ट। इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गया? वो पॉइंट जहाँ पर डिमांड और सप्लाई मैच करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ना 5 रुपये किलो में टमाटर बिकेगा, ना 50 रुपये में, 25 रुपये में बिकेगा, जिसमें कंज्यूमर भी खुश और सप्लायर भी खुश। क्या मतलब? उसी पे आके वो इक्विलिब्रियम आके वहीं पे आके टिक जाएगा। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, जैसे मान लेते हैं कि डिमांड अगर घटी तो इक्विलिब्रियम इधर की ओर जाएगा, और अगर एक डिमांड अगर बढ़ी तो इक्विलिब्रियम में पूरा जो कर्व है वो राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट टॉपिक पे। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? गिफन गुड बता दीजिए एक बार। ओके, तो गिफन गुड्स होते हैं नॉन लग्जीरियस या फिर इंफीरियर गुड। ठीक है, इंफीरियर गुड होते हैं जिनका प्राइस पे चेंज का, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल जिनका अगर हम प्राइस मतलब घटा दें, ठीक है, इंफीरियर गुड के साथ डिमांड वाला जो चीज़ है वो काम करता नहीं। इनका जैसे प्राइस घटता है तो इनकी डिमांड भी घट जाती है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। नहीं, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिमांड। समझ रहे हैं आप? जैसे कि फॉर एग्जांपल गेहूँ है, ठीक है। अब गेहूँ का तुम होता क्या है ना, ये तो चलो गेहूँ तो हटा दो, वो तो एक गुड्स ऑफ नेसेसिटी हो गया। इन्फीरियर गुड में जैसे कि मैंने वही आपको एग्जांपल दिया था कि भाई जैसे आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, कि भाई अभी मान लेते हैं कि आप कंज्यूम कर रहे हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं कि तुम अभी जो तुम्हारी बाहर से आइसक्रीम निकला वो 10 रुपये की आइसक्रीम है, ठीक है, उसको 2 रुपये की कर दे, तो मुझे यार मतलब कुछ ना कुछ पक्का इसमें मिलावट है, कुछ ना कुछ इसमें मिलावट कर रखी है, तो आप उसकी डिमांड कम कर दोगे। अगर वहीं उसका प्राइस बढ़ जाए, 10 रुपये से इतना हो गया, जैसे वेबलन गुड के केस में, ठीक है, इतना प्राइस हो गया, तो फिर उसका आप डिमांड बढ़ा दोगे। इन्फीरियर गुड अलग होते हैं, वेबलन गुड जो आपके लग्जीरियस गुड हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो वेबलन गुड कहलाते हैं। और यही सेम चीज़ अगर इन्फीरियर गुड में काम करती है तो उसको हम गिफन गुड कहते हैं। इन्फीरियर गुड में हमने क्या चीज़ देखा कि जैसे ही हमारी इनकम का क्या प्रभाव पड़ता है इन्फीरियर गुड में, तो इनकम का ये प्रभाव पड़ता है कि जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड कम हो जाती इन्फीरियर गुड के केस में। सिंपल, क्यों? क्योंकि अब हम सुपीरियर गुड में ट्रांसफ़र होना चाहेंगे। अभी अगर हम गोल्ड स्टार का जूता पहनते हैं तो हम नाइकी का पहनना चाहेंगे अगर हमारी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब आ जाते हैं ये इलास्टिसिटी क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी। तो इट इज़ चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस अफेक्ट्स द चेंज इन डिमांड, कि प्राइस का कितना चेंज आया डिमांड पे, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे मान लो 3 स्प्रिंग है, ठीक है, 3 तरह की स्प्रिंग है मान लो, ठीक है। ऐसे तो फिजिक्स का ये डायग्राम है, लेकिन फिजिक्स के तौर से नहीं, इसको तुम समझो, तुम छोड़ो स्प्रिंग को, तुम्हें भी एग्जांपल देते तुम पक्का रिलेट कर पाओगे, लेकिन पानी पी ले पहले। हाँ, याद करो वो दिन स्कूल में जिस दिन तुम होमवर्क करके नहीं गए थे। कर लिया सभी ने याद? कर लिया याद? डर का माहौल है, कॉपी चेक की जा रही है, ठीक है, और तुम होमवर्क करके नहीं गए हो, राम राम का नाम जप कर रहे हो तुम, है ना, राधा राधा राधा, है ना। प्रेमानंद जी का वीडियो देख लिए थे पिछली रात को, तो राधा 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 नाम जप कर रहे हो, लेकिन भूल गए कि प्रेमानंद जी ने यह भी तो कहा था कि बेटा हार्डवर्क भी किया जाता है, लेकिन वो तुमने सुना नहीं।
तो जो है टीचर, समझ रहे हो, वो भी एकदम गुस्से में, तुम्हारी तरह और भी बहुत हैं। फंस गए तुम, फंस गए तुम, है कि नहीं। अब क्या है कि उसने क्या, और तुम्हारा दोस्त है यहीं पे, ठीक है, वो भी होमवर्क करके नहीं गया है, लेकिन वो क्या है, वो क्या है, वो ये है, आने दो देख लेंगे टाइप, ठीक है। ही इज़ फ्रॉम ट्रस्ट मी ब्रो फैमिली, ठीक है, ट्रस्ट मी ब्रो, कुछ नहीं होगा। आ गया टीचर, एक मारा तुमको झापड़ और तुम एकदम रोने लगे, आह ऊह की आवाज़ें निकालने लगे तुम, जैसे ही एक डंडा तुम्हारे पड़ा तुम आह ऊह की आवाज़ें निकालने पड़े। इस बंदे को मारा, भाई अपना लोड ही नहीं ले रहा है, एक झापड़ मारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरा भी मार दो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा गाल उसने आगे कर दिया। ट्रस्ट मी ब्रो फैमिली से ना, वो कुछ नहीं हुआ उसको। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि सेम चीज़ हुआ लेकिन इफेक्ट अलग तरीके से हुआ, रिएक्शन अलग तरीके से आया। वही है कि प्राइस में हम कितना चेंज कर रहे हैं तो उससे डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एसिक्स का ही जूता ले लूँ मैं, जूते का एग्जाम्पल है तो जूता ही ले लेते हैं, ठीक है। एसिक्स का जूता है, उसका प्राइस जो है उसका प्राइस है, मान लेते हैं दो ऐसी चीज़ें लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए मैं लैपटॉप से पढ़ाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं कि इसमें 1000 रुपये का क्या आ गया, इंक्रीज़ आ गया, ठीक है, 1000 रुपये बढ़ गए, ठीक। मैं फॉर एग्जांपल कोई और चीज़ कंज्यूम करता हूँ, क्या मान लो, जैसे कि मान लो कि मुझे मैं जूते पहनता हूँ, ठीक है, और जो भी मान लो मैं एसिक्स के जूते पहनता हूँ, तो 1000 रुपये का जूते में वो क्या हो गया कि इंक्रीज़ हो गया। तो हुआ इससे ये, ठीक है, कि प्राइस में चेंज सेम लेवल पे आया दोनों पे, ठीक है, और दोनों ही मान लेते हैं कि भाई सेम प्राइस के हैं, ठीक है। तो दोनों में 1000 रुपये का चेंज आया। मैंने इसके तरफ मैंने क्या किया, मैंने जूता ही पहनना छोड़ दिया, मैंने एसिक्स का, मैंने कहा कैंपस वाला ठीक है यार, 1000 रुपये कौन देगा इसके लिए एक्स्ट्रा, जूते के लिए, जूता दे सेम तरह से दिख रहा है। और यहाँ मुझे पता था कि अगर मैंने 1000 रुपये कम कर दिए तो यार इसके लैपटॉप के फीचर्स में थोड़ी कमी हो सकती है और मैं इसके साथ रिस्क नहीं ले सकता हूँ। नए स्टूडेंट्स मुझे गरियाएंगे लाइव क्लास में कि ये नहीं हो सही ठीक हो रहा है, वो नहीं सही ठीक हो रहा है, तो मैं इसके साथ रिस्क नहीं ले सकता। फिर मान लो कि मेरा वाईफाई का रिचार्ज है, बढ़ गया, ठीक है, मैं उसकी तरफ रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। मान लो कि मेरा 1500 रुपये का रिचार्ज होता है, अब बढ़ गया मान लेते हैं 100 रुपये, भाई मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो एयरटेल का है, तो मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है चलने तो चल रहा है। मान लो कोई और एक बंदा है, उसने क्या किया, उसने दूसरा पे शिफ्ट हो गया तुरंत लोकल वाले पे कि भाई 100 रुपये मैं एक्स्ट्रा नहीं दे पाऊंगा। सेम चीज़ हुआ, ठीक है, लेकिन अलग अलग बंदों ने अलग अलग तरह से रिएक्ट किया। यहाँ पे मैं सेम ही बंदा हूँ लेकिन मैंने अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। यानी कि जब प्राइस चेंज हो रहा है तो आप अपनी डिमांड में किस तरह से फर्क डाल रहे हो, या फिर जब प्राइस चेंज करने पे, बढ़ाने घटाने में डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। 4 कर्व पढ़ने हैं, ठीक है। एक तो वो जैसे फॉर एग्जांपल कि तुम जहां पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, प्राइस जरा सा तुम कम करो, जरा सा कम किया नहीं कि क्वांटिटी डिमांडेड भाग गई, या जरा सा तुमने हाई मतलब उसको ऊपर बढ़ाया और वो क्या करी, डिमांड बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ही ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कि जरा सा गाल पे हाथ लगा नहीं और तुम चिल्लाने लगे। फिर आता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब ये होता है स्लाइड चेंज इन प्राइस रिजल्टिंग इन हाई चांसेस ऑफ डिमांड, कि जरा सा प्राइस चेंज हुआ था लेकिन डिमांड में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाए, ठीक है। इसको मैं इस तरह से बना सकता हूँ जैसे ये, ठीक है, इस तरह का कर्व। तो ये क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक, यानी कि मैंने प्राइस में, सॉरी रिलेटिवली ये तो इन इलास्टिक हो गया, एक सेकेंड, ये होगा आपका, मैंने किया क्या है, मैंने सिर्फ प्राइस में यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया है और डिमांड देख लो कहाँ से कहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ चली गई। यानी जितना प्राइस में चेंज हुआ है उसके अवज में डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। और अगर प्राइस में बहुत चेंज करने पे भी डिमांड इतू सा चेंज हुआ है, रिलेटिवली इन इलास्टिक, बहुत ज़्यादा थप्पड़ मारा
तब जाके एक आंसू निकला, थोड़ा सा थप्पड़ मारने पे आंसू निकल आया। यहाँ पे क्या है, टच ही किया है तो ही आंसू निकल आया, ठीक है। फिर टच भी नहीं किया और आंसू निकल आया, बस टच, हल्का सा टच हुआ है। यहाँ पे क्या है, जड्डपना है यहाँ पे पूरी, कि भाई क्या तुम मार लो हाथ से, डंडे से, जब कुछ भी कर लो प्रिंसिपल पास, नहीं रोएंगे तो नहीं रोएंगे तुम। यानी कि प्राइस चाहे जितना चेंज कर लो, क्वांटिटी डिमांडेड वहीं की वहीं खड़ी है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही, यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक। तो परफेक्टली इन इलास्टिक जो कर्व होता है वो वर्टिकल होता है। वेबलेन गुड जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, वेबलेन का मतलब तो वेबलेन बोल सकते हैं, या फिर जो हमारे नेसेसिटी के जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसको हम ज़्यादा शिफ्ट करते नहीं हैं। जैसे जो हमारी बहुत ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे मान लेते हैं कि गेहूँ है, ठीक है, वीट है, तो यार अगर बहुत ज़्यादा भी अगर तुम प्राइस में चेंज करोगे ना, तो मैं गेहूँ के अलावा मुझे खाना तो खाना ही है, रोटी मैं खाता ही हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, देखो अगर रियलिटी में अगर हम ऑब्जर्व करें इस चीज़ को कि भाई परफेक्टली इलास्टिक है फिर परफेक्टली इन इलास्टिक, तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हम हाँ उसके बहुत करीब तक एग्जाम्पल्स को अज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि मैं गेहूं का एग्जाम्पल लिया मैंने, तो भाई रोटी तो हम रोज़ खाते हैं, अगर हम रोटी हर रोज़ खाते हैं तो उसमें हम प्राइस का अगर बहुत बढ़ोतरी भी होगी तो हम जल्दी फल्दी रिएक्ट करेंगे नहीं, है ना, जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे नहीं कि भाई मतलब उसमें डिमांड में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं ना। गेहूं नहीं खाएंगे तो फिर किसकी रोटी बनाएंगे, घास की, है कि नहीं। तो वो थोड़ा सा ऑप्शन हो जाते हैं। लेकिन वेबलेन गुड बोलूँ या फिर मैं इसको तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स से थोड़ा सा हटा सकता हूँ। जैसे कि कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के लिए होता है, डिपेंड करता है कि भाई जैसे आईफोन है, ठीक है, तो आईफोन ही खरीदेंगे। लेकिन वैसे तो अगर हम सुपीरियर जो गुड होते हैं, जो हमारे बहुत लग्जरियस गुड होते हैं, ठीक है, लग्जरियस गुड होते हैं। लग्जरियस में क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई बंदा है, ठीक है, उसने ईएमआई पे आईफोन खरीदा है, अब उसका प्राइस और बढ़ जाए तो अब उसकी औकात से बाहर निकल जाएगा, वो बैंक भी मना कर देगा, है ना, लोन वोन देने से। तो वो क्या होता है ना कि इनमें अगर प्राइस जब चेंज होता है, जब लग्जरियस गुड होते हैं, तो तुरंत क्या हो जाता है, उसमें से डिमांड जो होता है वो बड़ी जल्दी से चेंज हो जाता है। तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक, कि ज़रा सा प्राइस चेंज हुआ नहीं कि डिमांड बड़े तगड़े से चेंज हो गई, ठीक है। और ये अगर हम बात करें रिलेटिवली इन इलास्टिक, तो वही है कि जिन चीज़ों में ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं हैं आपके पास, जहाँ पर आपका ये जो ईडी होता है, ईडी क्या होता है, ईडी होता है वही परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर इन्फिनिटी है, ठीक है, इन इलास्टिक में ज़ीरो है, इलास्टिक में ग्रेटर देन वन और इलास्टिक में लेस देन वन, ठीक है। कर्व तो पता नहीं पूछेगा नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा ये वैल्यू याद रखिएगा। वर्टिकल कब बनता है, जब आपका इन इलास्टिक होता है, और हॉरिजॉन्टल तब बनता है जब आपका इलास्टिक होता है परफेक्टली, ठीक है। इस केस में बनेगा हॉरिजॉन्टल। क्लियर है ये सारी सभी को चीज़ें कि किस तरह से इनकम इलास्टिसिटी डिफ़र कर रही है। जो हमारे गुड्स ऑफ नेसेसिटी होते हैं, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जो नेसेसिटी के गुड्स होते हैं, जो ज़रूरत के चीज़ें हैं, वो रिलेटिवली इन इलास्टिक होते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें इन इलास्टिक यानी कि इनमें अगर तुम चेंज भी करोगे तो यार ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि यार मैं इसके अलावा और जाऊँगा भी कहाँ पे। नेसेसिटी के गुड्स हैं। जो आपके लग्जरियस होते हैं ना, जो आपके लग्जरियस गुड्स होते हैं ना, ये रिलेटिवली इलास्टिक होते हैं, कि भाई जरा सा प्राइस चेंज करोगे तुरंत इनके जो डिमांड है वो शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, जो अभी पढ़ के आए हैं, क्या कि आपने किसी और, ठीक है, ये गाना है ना, मैं पसंद हूँ किसी और का, मुझे चाहता कोई और, वैसा टाइप, कि किसी और का प्राइस चेंज हुआ, डिमांड किसी और का चेंज हुआ। वही चखना वखना एग्जाम्पल, बियर दारू, ठीक है, वही एग्जाम्पल आप कोड कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसी को बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। जब आप किसी का जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ हुआ, इलास्टिसिटी किसकी चेंज हुई, क्वांटिटी डिमांडेड किसकी चेंज हुई, कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ होने से। भाई कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज़ होने से जो चाय का डिमांड है वो बढ़ गया, तो उसको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। ऐसा चीज़ें सब आपको लिखा हुआ है, लेकिन ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सब कुछ नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक। ये वाला जो पार्ट है, ये आपका जो लोग प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे हैं, जो लोगों ने बैच ले रखा है, तो उनका हिंदी का पीडीएफ आता है क्लास से पहले, तो उसमें ये भी होगा जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। तो ये अभी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, जब मनी वाला मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे, लिक्विडिटी ट्रैप, तब पढ़ेंगे इसको। अब आ जाते हैं अपने आज के आखिरी टॉपिक पे, एंड दैट इज़ टाइप्स ऑफ मार्केट। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो तो बताइए भाई।
सर 6,000 चाहिए, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। अच्छा अ, वो नहीं आएगी भगत सिंह जी। इस 24 एज इज़ टू ओल्ड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, नहीं ऐसा तो नहीं होता है ख्वाजा मोइनुद्दीन। बहुत सारे लोग हैं जो 25 में शुरू करते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना होता है रीजंस। चलो थिंक टैंक्स फिर से हम समझा देंगे, पहले ये ख़त्म कर लें फिर, है ना। सप्लाई कर अगेन प्लीज़ प्रतीक। ओके, और किसी का कुछ डाउट? सर इक्विलिब्रियम बता दीजिए फिर से अपराजिता। ओके सप्लाई कर, ओके ठीक। चलो तो भाई सप्लाई कर पहले बताए थे आपको, यहाँ बता दें। तुम जिन लोगों को सप्लाई कर नहीं समझ में आया वो अज्यूम करें कि तुम टमाटर के थोक विक्रेता हो, ठीक है, टमाटर प्रोड्यूस कर रहा हो। तो मैं तुमको बोलता हूँ बेटा टमाटर उगाओ, 1 किलो का 5 रुपये देंगे, ठीक है। फिर मैंने बोला एक किलो का 10 रुपये देंगे। फिर मैंने बोला 1 रुपये का 1 किलो का 15 रुपये देंगे। फिर मैंने बोला 1 किलो का 20 रुपये देंगे। फिर मैंने बोला 1 किलो का 25 रुपये देंगे। तुम किस केस में ज़्यादा टमाटर प्रोड्यूस करना चाहोगे? अगेन रिसोर्सेज लिमिटेड है, तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है, ठीक। तुम्हें पता चला कि 1 किलो का 5 रुपये मिल रहा है। तुम कहोगे अरे यार क्या क्या होगा इतने में, चलो थोड़ा सा उगा देते हैं, बेच आएंगे। बाकी में प्याज उगा देते हैं, लहसुन उगा देते हैं और हल्दी उगा देते हैं, ठीक, गोभी उगा देते हैं, ठीक। फिर तुम्हें पता चला यार 25 रुपये हो गया, या फिर तुम्हें पता चला 15 रुपये हो गया। तुम बोलोगे छोड़ो लहसुन वसन, ठीक है। तो ये तुम पूरा इसमें उगाओगे। उसके बाद पता चला 25 हो गया, तुम बोलो छोड़ो या हल्दी वल्दी गोभी वोभी हटाओ, इन सबको पूरे में उगाओगे। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है। समझ में आ गया? यानी कि लाइन सीधी ना बनी जीवन में मेरे से कभी, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, ये है आपका पॉजिटिव स्लोपिंग, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना प्राइस और सप्लाई में। और क्या डाउट आया था? इक्विलिब्रियम, हाँ। तो जब प्राइस बढ़ता है, ठीक, तो हमने पढ़ा था यार क्वांटिटी डिमांडेड तो कम होती जाती है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड तो कम होती जाती है। यानी कि अगर 25 रुपये है तो लोग कम डिमांड करेंगे, यानी कि यहाँ पर रहेगा। थोड़ा कम होगा तो लोग और डिमांड, यहाँ पर अगर मैं डिमांड अज्यूम कर लूँ तो लोग और डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे, ठीक है। तुम खुद सोचो, प्राइस ज़्यादा है तो लोग कम सोचो प्राइस ज़्यादा है तो तुम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन लोग तो कम डिमांड कर रहे हैं ना। लोग क्यों खरीदेंगे 25 में? लोग तो कम होने का इंतजार करेंगे। तो भाई एक सिनेरियो तो एग्जिस्ट करता नहीं मार्केट में कि भाई सप्लायर को पता चला 25 रुपये किलो हो गया, बस सप्लायर खूब प्रोड्यूस कर रहा है, बस उसको प्रॉफिट मिल रहा है। अरे भैया खूब प्रोड्यूस हो रहा है तो मार्केट में खूब आएगा, मार्केट में खूब आएगा, सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस घटेगा। तो चीज़ें इक्विलिब्रियम पे आके एग्जिस्ट करती हैं कि अभी 15 किलो रेट चल रहा है, अब 5 किलो जब होता है रेट बहुत एकदम मारा मारी होती है, तो टमाटर वाला बोलता है छोड़ो टमाटर कुछ और उगाते हैं। छोड़ो टमाटर कुछ और उगाते हैं मतलब क्या, टमाटर है नहीं मार्केट में, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएंगे। तो कहाँ पर आएंगे? क्या 25 में चले जाएंगे? नहीं है, चले जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया तो इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करेगा वो। आई होप अब क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब आते हैं मार्केट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो मार्केट क्या है? मार्केट अलग अलग तरह के होते हैं ऑन द बेसिस कि भाई वहाँ पर कितने नंबर ऑफ प्लेयर हैं, कितने सेलर हैं, कितने बायर हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बायर्स we can divide the market into many parts and these parts are, first one is monopoly। monopoly क्या होती है? तो monopoly होती है जहाँ पर only one seller, सिर्फ एक सेलर होता है, एक ही विक्रेता होता है, एक ही बेचने वाला होता है, ठीक। और खरीदने वाले तो हमेशा अनंत होते हैं, खरीदने वालों की कमी नहीं है, कुछ भी बेचो खरीदने वाले तो आएंगे। तो उसको हम बोलते हैं मोनोपोली। यानी कि मोनोपोली में एंट्री बैरियर होता है। एंट्री बैरियर कैसा भाई? एंट्री बैरियर का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल अब तुम चाहो कि यार मान लेते हैं कि इंडियन रेलवेज़ है, ठीक है, तो हम भी अपनी ट्रेन चलाएंगे। गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली कैसे कर सकती है?
तो गवर्नमेंट ने बोल के रखा है, पहली बात तो आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1, ठीक है, का जो सब क्लॉज जी है वो क्या बोलता है, राइट टू ऑक्यूपेशन प्रोफेशन, है ना, यही है ना, पॉलिटी में पढ़ चुके हैं कि कोई आप धंधा कर सकते हो। लेकिन उसमें एक प्रोविज़न ये भी है कि गवर्नमेंट किसी किसी चीज़ में अपनी मोनोपोली कर सकती है एंड इट नीड नॉट स्पेसिफाई द रीजन फॉर इट्स मोनोपोली। उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि क्यों उसने मोनोपोली बना रखी है। तो इंडियन रेलवेज़ में उसकी मोनोपोली है क्योंकि उसने एंट्री बैरियर बना रखा है, कोई और नहीं कर सकता, प्राइवेटाइजेशन अलाउड नहीं है। तो आपने सोचा अच्छा रुको, तो और प्राइवेटाइजेशन किसमें अलाउड है? अच्छा मान लेते हैं कि अभी एक ही सिम आती है और जियो की सिम, अच्छा अंबानी, ठीक है, वैसे तो एयरटेल और कुछ और भी हैं लेकिन मान लेते हैं एक ही अभी अंबानी जी है। तो उसमें क्या एंट्री बैरियर है? तो तुमको क्या लगता है कि तुम बस सिम बनाओगे, सिम खरीदने लग जाएंगे? तुम्हारे बहुत सारे एंट्री बैरियर हैं, ठीक है, लाइसेंस लेना, इतना लेवल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा एंट्री बैरियर है, ठीक है। तो ये एंट्री बैरियर की ऐसे ही मोनोपोली क्रिएट हो जाती है कि भाई यहाँ पर लोगों का घुसना बड़ा टफ है, ठीक है, लोगों का घुसना बड़ा टफ है, तो एक बंदा ही पूरी मार्केट को चला रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोपोली। एग्जाम्पल इंडियन रेलवे जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, और क्या आप कोई एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं? आप क्या यहाँ पर कोई और एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं? सर इलास्टिक का मतलब क्या है? लो अमरिंदर दास जी, पूरा ख़त्म हो गया तब आप पूछो इलास्टिसिटी क्या होता है। मैंने तो सब एग्जाम्पल दे डाले, है ना, आपको स्कूल भिजवा के आपकी पिटाई भी लगवा दी, फिर भी मोनोपोली, मनमानी। हाँ, अब आते हैं ओलिगोपोली में, ठीक है। कोलगेट क्या बोल रहे हो? कोलगेट, कोलगेट की मोनोपोली है? एप्पल आईफोन मोनोपोली थोड़ी ना है यार, इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। क्या एप्पल का ही सब लोग, जितने लोग यहाँ पर देख रहे हो वीडियो के, सब एप्पल का ही फ़ोन चला रहे हो क्या? की मोनोपोली है उसकी, इतने तो सारे हैं। ओलिगोपोली क्या होता है? फ्यू डोमिनेंट सेलर, यानी कुछ सेलर हैं, बायर तो अगेन बहुत सारे रहेंगे। नो इजी एंट्री, एंट्री इजी नहीं है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर, लैपटॉप मार्केट, अब लैपटॉप में एप्पल का मैकबुक भी है, आसूस का भी है, वीवो क्या आता है वो, है ना, वीवो बुक क्या आता है वो, और आसूस के अलावा एचपी है, डेल है, लेनोवो है ना, एसर है, केसर है, बहुत, मतलब इतने बहुत सारे तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक हैं, कुछ हैं, कुछ डोमिनेंट सेलर हैं, उसको हम ओलिगोपोली बोल देंगे। इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर है, वोडाफोन है, मतलब वोडाफोन आइडिया है, ठीक है, वी जिसको बोलते हैं, बीएसएनएल है, एयरटेल है, जियो है, 4-5 ही नाम आप गिनती के बता सकते हो, इसको बोलते हैं ओलिगोपोली, ठीक है। अब लैपटॉप वाला या फिर फ़ोन वाला अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल है, मतलब डिस्प्यूटेबल इन द सेंस कि ओलिगोपोली में रखेंगे कि इसको आगे वाले में रखेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, क्योंकि अगर हम देखें तो मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, मैनी सेलर और मैनी बायर होते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे लैपटॉप में बहुत सारे तो नहीं है, अगर हम देखें तो आपके पास ऑप्शन है ना, एचपी लोगे, डेल लोगे, लेनोवो लोगे, ठीक है, या तो आसूस लोगे, या फिर आप मैकबुक लोगे, ठीक है, यही सब ऑप्शन हैं आपके पास। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब ये होता है जहाँ पर मोनोपोली स्थापित करने के लिए कंपटीशन हो रहा है, टू स्टैब्लिश द मोनोपोली कंपटीशन हो रहा है। यहाँ पर सिमिलर और स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। जैसे टूथपेस्ट है, तो यहाँ पर टूथपेस्ट के बहुत सारे हैं, कोलगेट है, क्लोजअप है, दंतकांति है, और वो एक लाल वाला आता है, मतलब बहुत सारे हैं, है ना, टूथपेस्ट। तो ये सब क्या है कि हैं सिमिलर ही, सब टूथपेस्ट ही बेच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंट कर रखा है। जैसे कोई बोलेगा हमारे उसमें टूथपेस्ट में नमक है, कोई बोलेगा हमारे टूथपेस्ट में चारकोल है, कोई बोलेगा हमारे टूथपेस्ट में तो नीम डाल रखी है हमने, कोई बोलेगा फिर धनिया डाल रखी है हमने। तो टूथपेस्ट में क्या है, सिमिलर है बट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बिस्किट हो गए, है ना, तो ये है, सॉरी बिस्कुट। आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ द लास्ट वन एंड दैट इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। मार काट गला काट, काट काट कॉम्पिटिशन है। यहाँ पर बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारे बायर हैं, और यहाँ पर ये होमोजेनस प्रोडक्ट बेच रहा है। यहाँ पर क्या था, सिमिलर थे बट स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे। यहाँ पर होमोजेनस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। टमाटर खरीदने जाओगे, टमाटर बेचने वाले ढेरों मिल जाएंगे आपको, कोई एंट्री और कोई इसका कोई बैरियर नहीं, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। तुम भी जाओ, तुमको जाना है, अपनी रेडी उठा के ले जाओ, ठेलिया ठेलिया में टमाटर भरो, बेचने लग जाओ, कोई एंट्री एग्जिट का कोई लफड़ा नहीं है। सिमिलर ही सब प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बस थोड़ा बहुत जो कम प्राइस कर लेता है उसका खरीद लेता है आदमी, थोड़ा सा देखता है अच्छा कम कर रखा है प्राइस, मतलब इसके कुछ ना कुछ ख़राब होगा इसमें, है ना। जैसे तुम जाते हो तो तुम कम प्राइस, थोड़ा सा शक आता है। मम्मी जाती हैं तो जहाँ मम्मी को कम प्राइस दिखा, 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, किसी ने बोला 15 रुपये किलो, मम्मी तुरंत मुड़ी और तुरंत 15 किलो वाला हड़प लिया मम्मी ने। चाहे भला सड़ा हो चाहे गला हो, वो मम्मी बोलेंगे वो तो बाद में हम छांट लेंगे घर में चल के, 15 रुपये का मिल रहा है तो यही लेंगे। और तुम क्या, तुम्हारे में शक डेवलप हो जाएगा, 15 का मिल रहा है यार, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हैं ये, लेकिन उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन।
समझ में आया? हम जाते हैं कुंभ में चाय बेचने। अच्छा। तो देखो वो भी क्या है, फ्री एंट्री एग्जिट है वो। मोमोज हो गया बिल्कुल। सर वो 4 ग्राफ वाला समझा। अभिषेक जायसवाल, क्या वही अभिषेक जायसवाल तो नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ? क्यों? 4 ग्राफ वाला, और फिर से समझाते हैं। 4 ग्राफ वाला इलास्टिसिटी वाला भी बोल सकते थे तुम, ठीक है, समझा देते हैं। रेल स्टेशन बस स्टॉप के सामने, रेल स्टेशन मतलब, चलो तो, अरे 4 ग्राफ वाला यार, बोल सकते हो तुम कि सर इलास्टिसिटी समझा दो। 4 ग्राफ वाला। मनी प्रिंट में मोनोपोली, यस। शुभम दास ने देखो अच्छा रिकॉल किया, यस। चलो तो 4 ग्राफ वाला एक पूछ रहे थे भाई साहब, तो उनको समझाते हैं। देखो 4 ग्राफ वाले में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है पहला, रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब है जब आपने थोड़ा प्राइस, इलास्टिक का मतलब होता है कि आप जब प्राइस में चेंज करते हो तो डिमांड में कैसा चेंज आता है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे कि आज को अगर मान लो कि कंबल के प्राइस घट जाएं तो लोग भाग के नहीं खरीदेंगे, लेकिन यहीं से अगर 1 महीने पहले घटे थे तो लोग भाग के खरीद रहे थे। अगर अब न्यूज़पेपर में ऐड आए कि 2 भाइयों की लड़ाई हो गई है, तो माल पड़ा हुआ है गोडाउन में उसको निकालना पड़ेगा, इसलिए सेल लग गई है। अब तुम कहोगे ऐसी तैसी कराओ, हमें नहीं लेना है, सर्दी जा चुकी है। लेकिन ये अगर 1 महीने पहले तो तुम भाग गए होते। यानी कि किस तरह से आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, किस तरह से डिमांड रिस्पॉन्स कर रही है जब उसका प्राइस चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं। तो अगर मान लो कि प्राइस कम चेंज हुआ, डिमांड में ज़्यादा चेंज आया, मतलब ज़्यादा चेंज आया, प्राइस थोड़ा कम हुआ और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे कि आज से 2 महीने पहले अगर का एग्जाम्पल है तो कंबल का प्राइस घट गया तो रिलेटिवली इलास्टिक। लेकिन आज आज अगर वही घट रहा है तो प्राइस जब बहुत घटा रहा है ना, तब थोड़ा सा उसका डिमांड में, जब प्राइस बहुत घटा रहा है तो उसको थोड़ा सा डिमांड में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, तो ये रिलेटिवली इन इलास्टिक है, यानी कि उतना रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है जितने हिसाब से प्राइस में हम चेंज कर रहे हैं, उस हिसाब का डिमांड में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ईडी इज़ ग्रेटर दैन 1, क्योंकि डिमांड में ज़्यादा चेंज है, प्राइस कम है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूमरेटर बड़ा तो डिनोमिनेटर छोटा, तो वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ठीक है, और उल्टा होगा तो वैल्यू 1 से छोटी होगी। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि थोड़ा सा प्राइस चेंज किया, डिमांड भाग गई एकदम इन्फिनिटी। और ये है कि भाई चाहे जितना तुम प्राइस में चेंज कर लो, डिमांड चेंज नहीं होने वाली है। परफेक्टली इन इलास्टिक, 0। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर है यहाँ तक सभी को? सर चरस किस में आएगा बेटा? सर आपका नाम राहुल है क्या? राहुल तो नहीं है भाई मेरा नाम। हिंदी में पीडीएफ मिलती है सना कुमावत जी, ठीक है, ये मिलती है आपका वहाँ पे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में। तो जिन लोगों को बैच लेना है तो भाई ले सकते हैं। 1 ईयर कैलिडिटी 1099, लाइफ टाइम 1299। इसी के अंदर आपको कंप्यूटर का CGL और CHSL मेंस के लिए क्लासेस फ्री में, एंड ये जो आपका इंग्लिश बैच है वो भी फ्री में मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश बैच अलग से लेना चाहते हैं तो बस 1-2 दिन का ही ये सेल, मतलब सेल बोलो जो भी बोल लो, 99 रुपीज़ है, ये बढ़ के 199 हो जाने वाला है कुछ दिन में। ठीक है, तो अगर आप, लेकिन ये इसके अंदर फ्री रहेगा। ठीक है, और अभी इसका प्राइस ही है लेकिन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस बहुत कम है जिस हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं आपको उसमें। जो लोग को होंगे, जो लोग पढ़ रहे होंगे, उन्हें पता है कितना क्या आपको मिल रहा है उसमें। ठीक है, बाकी डेमो क्लासेस इंग्लिश की अपलोडेड है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आज करोगे, चलो आज, या फिर अभी करोगे या बाद में? क्योंकि या तो ऐसा करो, इसको रिवाइज़ कर लो, क्वेश्चन अपन लोग बैच में करेंगे फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो क्वेश्चन बैच में करेंगे, तब तक रिवाइज़ कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी टाइप है लेक्चर। और माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा खत्म हो गया, इसको मत पढ़ने में बैठ जाना। ठीक है, इसको वैसे मैं डिलीट करके भेजूंगा ये। ठीक है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप जो आपका है वहाँ पे। ठीक,
ठीक है, क्वेश्चन बैच में करवा देंगे तेजस। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, इसीलिए मैं क्वेश्चन भी उतना भी नहीं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने में भी टाइम लगेगा, तो इनको एब्जॉर्ब कर लेना ढंग से। ठीक है, जो जो चीज़ें पढ़ाई हैं ये आपका पूरा यहाँ पर ख़त्म हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो शाम को क्लास होगी बैच के अंदर मोस्ट प्रोबेबली 4:30 बजे। ठीक है, 4:30 पे मोस्ट प्रोबेबली क्लास होगी, बाकी तो देख लेना 3:30 बजे के अराउंड। ठीक है, शेड्यूल लगा होगा। राइट, थैंक यू, धन्यवाद सभी को, एंड मिलते हैं कल के लेक्चर में। ठीक है, और कल जो लोग मेडिटेशन वगैरह में आते हैं तो कल शायद मेडिटेशन वाला सेशन शायद ना हो। ठीक है, क्योंकि जो है ना आज मेरे गांव में रामलीला है। ठीक है, शायद जो है रामलीला में मुझे जाना पड़े। ठीक है, कुछ कारणों की वजह से। ठीक है, कुछ रामलीला में कंट्रीब्यूशन देने के लिए, क्योंकि अब बुलाया है कुछ लोगों ने कि भाई कुछ कंट्रीब्यूशन दे दो आके, तो वैसे ऐसे मना करना अच्छा नहीं लगता। तो जाएंगे क्लास लेके तुम्हारी, फिर सुबह भाग के आएंगे, क्लास लेंगे तुम्हारी कल आके। तो अगर सुबह थोड़ा आने में देर हो गई, ठीक है, वैसे मैं कोशिश तो करूँगा सुबह जल्दी निकलूँ, लेकिन अगर देर हो जाती है तो शायद ना हो पाए। ठीक है, क्लियर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। तो रावण का रोल कर रावण का रोल है बेटा। रामलीला क्या है ना कि समापन की ओर है, ख़त्म हो रही, तो रामलीला में आरती वगैरह होती है, तो आरती में जो है कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। ये है थोड़ा सा। सुपर चैट देखो, सुपर चैट किसका है भाई, मैंने मिस कर दिया क्या सुपर चैट? हाँ, प्राइस लिखा है। मेडिटेशन कहाँ होती है? ऐप में होती है, सफ़र 2.0 करके है। मतलब खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है कि मेरे साथ ही करो। मेरी नहीं सुन रहे, क्या सुनना है भाई आपकी? सर जब आएंगे तब कर लेंगे। अच्छा, नहीं फिर होता है ना टाइम थोड़ा सा वो भी होता है, जिस टाइम करो तो उसी टाइम में अच्छा लगता है। लेट हुए तो सैलरी कट जाएगी। अच्छा ठीक, चलो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेटा विशु कपूर आज पता चला 6,000। चलो भाई, थैंक यू। बैच में करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है सर। बैच की वीडियोस कैसे देख सकते हैं? तिशविंदर सिंह बैच में एनरोल करके, ये बैच का मैंने बारे में बताया आपको। ठीक है, ये बैच में एनरोल करके आप देख सकते हैं सारी क्लासेस, और 110 नोट्स जो हैं आपके डिजिटल नोट्स मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, बैच के अंदर डिजिटल नोट्स होते हैं, नॉर्मल नहीं। मतलब इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, हिंदी में तो 110 मतलब होते हैं, मतलब पेपर में, लेकिन वो भी बहुत ही कायदे के लेवल के होते हैं, और इंग्लिश के तो खैर होते ही हैं 110। राइट, थैंक यू।